हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है सब अच्छे होंगे। और आज हम मैथमेटिक्स के पार्ट 2 के क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 50 क्वेश्चंस रियल एंड कैलकुलस के। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई अनुक्रम सीमित और एकरूपी है तो वह क्या होगा? यदि कोई अनुक्रम सीमित और एकरूपी है तो वह क्या होगा? आपके स्क्रीन पे है। इसका राइट आंसर होगा, मैं सिर्फ राइट आंसर की बात करूँगा यहाँ पर। सिर्फ राइट आंसर क्या होगा? कन्वर्जेंट। ठीक है। तो यदि कोई अनुक्रम सीमित और एकरूपी है तो वह क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट नहीं होता, है ना। ऑसिलेटरी नहीं होता, कन्वर्जेंट होता है। और अनडिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर हमको मिलने वाला है कन्वर्जेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशी अनुक्रम परिभाषित होता है, किसमें होता है? एनी सेट, मैट्रिक, स्पेस, ग्रुप, रिंग। इसका राइट आंसर सी है, ग्रुप होगा। कोशी अनुक्रम परिभाषित होता है ग्रुप पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर अभिसारी अनुक्रम होता है। हर अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? कौशी होता है। क्या होता है? कौशी होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, हर अभिसारी अनुक्रम कौशी होता है। अगला क्वेश्चन, बोल्जानो-वाइस्ट्रस प्रमेय कहता है। बोल्जानो-वाइस्ट्रस प्रमेय क्या कहता है जी? जो बोल्जानो-वाइस्ट्रस प्रमेय कहता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है। इसका राइट आंसर बी रहेगा, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बोल्जानो-वाइस्ट्रस यही कहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीमम होता है। क्या होता है सुप्रीमम? सबको पता है। यदि नहीं पता है तो लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं इसे। राइट आंसर सी। इन्फिमम होता है। इन्फिमम क्या होता है? इन्फिमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका राइट आंसर सी है। ठीक है। इन्फिमम में क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। और नहीं, सॉरी, सुप्रीमम में, इन्फिमम में होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है। इसके बाद सतत फलन की शर्त, कंटिन्यूस फंक्शन की शर्त सब 11 12 में पढ़ते हैं। LHL = RHL = FA, राइट। तो फर्स्ट इसका आंसर सही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है। चलिए, पिछला क्वेश्चन क्या था? हर अवकलनीय फलन होता है। हर अवकलनीय फलन, जो फलन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए क्या होता है? कंटिन्यूअस। इसका राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मध्यमान प्रमेय लागू होता है। मध्यमान प्रमेय किस में लागू होता है जी? पहला है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये गलत है। दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन, तीसरा है डिफरेंशिएबल फंक्शन, और चौथा है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो मध्यमान प्रमेय है वो कंटिन्यूअस फंक्शन पर लागू होता है। ठीक है। सो यहाँ पास ध्यान देने की ये बात है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन, मध्य मीन वैल्यू थ्योरम, डिफरेंशिएबल फंक्शन और कंटिन्यूअस में हो सकता है ना। तो यहाँ पास इसका राइट आंसर बनेगा कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोले का प्रमेय की शर्त नहीं है। तो रोले की प्रमेय की शर्त नहीं है। एफ ए बराबर एफ बी, ये तो है। एफ कंटिन्यूअस, ये भी है। एफ डिफरेंशिएबल, ये भी है। तो एफ इंक्रीजिंग, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एफ इंक्रीजिंग नहीं होता। ठीक है। जरूरी नहीं है रोले के प्रमेय। अगला क्वेश्चन है, मीन वैल्यू प्रमेय में प्राप्त होता है एट लीस्ट 1 पॉइंट। इसका राइट आंसर सी रहेगा। मीन वैल्यू में क्या प्राप्त होता है? एट लीस्ट 1 पॉइंट। सी बिलोंग्स टू पेंटेरो ए बी, राइट। अगला क्वेश्चन है, लैग्रांज मीन वैल्यू प्रमेय लागू होता है। लैग्रांज प्रमेय कहाँ लागू होता है जी? जो लैग्रांज प्रमेय लागू होता है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि f' ग्रेटर देन 0 हो तो फलन क्या होता है? इंक्रीजिंग। राइट आंसर बी रहेगा इसका। यदि ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय अधिकतम पर क्या होता है? यदि स्थानीय अधिकतम पर f' = 0 होता है। इसका राइट आंसर ए रहेगा। स्थानीय अधिकतम पर क्या होता है?
x इज इक्वल टू 0 होता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय अवकलज परीक्षण में क्या होता है, बताइए। द्वितीय अवकलज परीक्षण में क्या होता है? एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 में मैक्सिमा और एफ डबल डैश एक्स लेस देन में मिनिमा, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पास राइट आंसर सी रहेगा, दोनों ही चीज़ें होती हैं। एफ डबल डैश एक्स यदि 0 से ग्रेटर होता है तो मिनिमम वैल्यू आती है फंक्शन की, और यदि एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा है तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी। समाकलन क्या है जी, बताइए। एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिफरेंशिएशन है और मल्टीप्लिकेशन। तो इसका तो इंग्लिश ये तो ठीक है। समाकलन का इन्वर्स, सॉरी यहाँ पास गलत लिखा हुआ है, समाकलन इंट्रीगेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पास हिंदी में नहीं इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। इंट्रीगेशन इज द इन्वर्स ऑफ, जो इंट्रीगेशन है वो किसका इन्वर्स है? इसका राइट आंसर सी है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। इंट्रीगेशन किसका इन्वर्स है? डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लगभग ये सभी जानते हैं, फिर भी ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम पे। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके रखे हैं ताकि जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हैं, MP सेट, UP सेट और CSIR नेट में आ चुके हैं। निश्चित समाकलन दर्शाता है, निश्चित समाकलन क्या दर्शाता है? तो सबको पता है एरिया दर्शाता है। इसका राइट आंसर रहेगा बी, जो होता है डेफिनेट इंटीग्रल प्रेजेंट्स एरिया, है ना। अगला क्वेश्चन है मौलिक प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जोड़ता है। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जोड़ता है उसे FTC भी कहते हैं। FTC क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। मौलिक प्रमेय जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को। इसका राइट आंसर रहेगा बी। हम सीधे क्वेश्चन पर के आंसर पर फोकस कर रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है कई बार जब क्वेश्चन आते हैं, हम बाकी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कंफ्यूजन होता है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि जो हम जानते हैं उसे हम डायरेक्ट आप देखेंगे ज़रूर, एनालाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन हम जो सही होगा उसे बात करेंगे। तो यहाँ पास मौलिक प्रमेय किसको जोड़ता है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन। याद रखिएगा, मौलिक प्रमेय जो जोड़ता है वो किसको? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 dx का मान होता है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। इंटीग्रेशन 0 dx की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुचित समाकलन इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। अनुचित समाकलन इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, क्या होता है? फाइनाइट लिमिट्स ओनली, इनफाइनाइट लिमिट्स और डिसकंटिन्यूटी, पॉलिनोमियल एंड 0। बताइए क्या होता है? तो अनुचित समाकलन जो होता है वह क्या होता है? इसका राइट आंसर है इनफाइनाइट लिमिट्स एंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में यही होता है। इसका राइट आंसर बी रहने वाला है, इनफाइनाइट लिमिट्स एंड और डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन समीशन ऑफ 1/n² होती है, क्या होती है? डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी, एक्सलेटरी होगी, अनडिफाइंड होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा यदि n का मान बढ़ता है तो ये सीरीज घटेगी, इसका मतलब है 0 की ओर बढ़ेगी, और इसका राइट आंसर रहने वाला है कन्वर्जेंट। क्या रहने वाला है? कन्वर्जेंट। तो श्रृंखला समीशन ऑफ 1/n² होती है कन्वर्जेंट। राइट आंसर कन्वर्जेंट रहने वाला है। ठीक है, हार्मोनिक श्रृंखला होती है। अब बताइए, हार्मोनिक श्रृंखला वो होती है जो क्या होती है? कन्वर्जेंट नहीं होती, डाइवर्जेंट होती है। इसका राइट आंसर होने वाला है डाइवर्जेंट। हार्मोनिक श्रृंखला होती है डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा हार्मोनिक सीरीज जो होती है वो क्या होती है? डाइवर्जेंट। कभी कभी ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कि डाइवर्जेंट कौन सी श्रृंखला में होता है, तो ये हो जाएगा हार्मोनिक श्रृंखला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पी श्रृंखला समीशन ऑफ 1/p की पावर
एन की पावर पी अभिसारी है जब, अब जब अभिसारी कन्वर्जेंट तब होगा जब पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, यानी कि निगेटिव होगी तो एन जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कन्वर्जेंट। तो यहाँ पास कन्वर्जेंट के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पास राइट आंसर हमको मिलने वाला है ऑप्शन सी, पी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस श्रृंखला में इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, क्योंकि पी की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 से छोटी भी नहीं हो सकती। 0 और 1 के बीच में भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन वो उसको डाइवर्जेंट कर देगा, इसलिए कन्वर्जेंट के लिए हमेशा यहाँ पास पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी। तो राइट आंसर यहाँ पर पी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुपात परीक्षण उपयोगी है। अनुपात परीक्षण किस में उपयोगी है बताइए, पावर सीरीज, इसका राइट आंसर है बी। मूल परीक्षण में, मूल परीक्षण में क्या होता है, nth रूट यूज होता है। क्या होता है, nth रूट यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस संबंधित है, किससे संबंधित है, फंक्शन से संबंधित है। समांतर श्रेणी जो होती है वो किससे संबंधित होती है, फंक्शन से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है समांतर अभिसरण में, समांतर अभिसरण में लिमिट एंड इंटीग्रेशन इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, समांतर अभिसरण में इन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होता है, लिमिट एंड इंटीग्रेशन इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, लिमिट एंड इंटीग्रेशन इंटरचेंजेबल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पावर श्रेणी, पावर सीरीज का अभिसरण क्षेत्र है, क्या है, इंटरवल है। पावर सीरीज का अभिसरण क्षेत्र जो है वो क्या है, इंटरवल। अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज जीरो, कन्वर्जेंस मतलब है ना, इसका राइट आंसर जीरो रहने वाला है। टेलर श्रेणी विस्तार होता है, टेलर श्रेणी कहाँ विस्तार होता है, एनी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर होता है। राइट आंसर ए। मैक्लॉरिन श्रेणी है, मैक्लॉरिन श्रेणी में कहाँ पर होती है, मैक्लॉरिन श्रेणी जो होती है x इक्वल टू 0 पर होती है। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, मैक्लॉरिन श्रेणी x इक्वल टू 0 पर, राइट आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ई एक्स का मैक्लॉरिन विस्तार, ई एक्स का सबको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सत्ता एक स्थानीय गुण है, कंटिन्यूटी एक स्थानीय गुण है, क्या है, लोकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, लोकल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी क्या इम्प्लाइज करती है बताइए, डिफरेंशियबिलिटी में, डिफरेंशियबिलिटी में जो अप्लाइज होता है, तो डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करती है डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, राइट आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन किसी फलन का ग्राफ स्मूथ होता है जब, किसी फलन का ग्राफ स्मूथ होता है कब होता है, जब एफ डैश एग्जिस्ट करता है, जब एफ डैश एग्जिस्ट करेगा तभी ना वो कर्व बनेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो स्मूथ होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एग्जिस्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्थानीय न्यूनतम पर, है ना, एट लोकल, एक मिनट आगे बढ़ गया, स्थानीय न्यूनतम पर क्या होता है, स्थानीय न्यूनतम पर हमें पता है कि एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। ठीक है, किसी बंद अंतराल पर सतत फलन, किसी बंद अंतराल पर सतत फलन क्या करता है, अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को क्या करता है, अटेन करता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, किसी बंद अंतराल पर सतत फलन क्या करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है। तो राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या रहेगा, अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैरिस्ट्स थ्योरम लागू होता है,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिस्टस थ्योरम कहाँ लागू होता है? तो क्लोज इंटरवल पर। इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। वेरिस्टस थ्योरम क्लोज इंटरवल लागू होता है। अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, तो ये हिंदी में लिखा ही है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक। ठीक है, राइट आंसर बी। सॉरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। यदि लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो फलन क्या होगा? डाइवर्ज होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट जिसको बोलते हैं। राइट आंसर बी। समाकल नियतांक है, समाकल नियतांक, ठीक है, किस में होता है? डेफिनेट इंटीग्रल में होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में होता है, सीरीज में होता है, लिमिट्स में होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। जो समाकलन नियतांक आता है वो किस में आता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी। इस समाकलन नियतांक इनडेफिनेट इंटीग्रल में यूज होता है। ठीक है, मतलब आता है। भाई डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे आ सकता है? उसमें तो वैल्यू आती है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व का मान क्या होता है? है ना, डेफिनेट इंटीग्रल ना, एरिया अंडर द कर्व का मान जो होता है डेफिनेट इंटीग्रल में आता है। ठीक है, अगला इस राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, मीन वैल्यू थ्योरम में सी होता है। मीन वैल्यू में सी कहाँ होता है जी? एक मिनट। मीन वैल्यू थ्योरम में सी होता है, ओपन इंटरवल ए बी पर होता है। कहाँ होता है? ओपन इंटरवल ए बी पर। इसका मतलब है कि इसका आंसर बनेगा बी। मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है वो ओपन इंटरवल ए बी पर होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि फलन इवन है तो, यदि फलन इफ फंक्शन इज इवन, तब क्या होता है? इवन फंक्शन में होता है एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका राइट आंसर बी है। यदि फंक्शन इवन है तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यह फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं यदि, अगला क्वेश्चन, यदि फंक्शन ऑड है, क्या है? फंक्शन ऑड है, पीछे क्वेश्चन चलते हैं पहले। यदि फंक्शन ऑड है तो क्या होता है? यदि फंक्शन ऑड है तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसमें भी इसका राइट आंसर बी रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इवन फंक्शन में एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और ऑड फंक्शन में क्या होता है? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पास राइट आंसर रहने वाला है बी, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन डी एक्स है ना। इंटीग्रेशन माइनस ए से ए है तो ऑड फंक्शन में जीरो वैल्यू आती है, सबको पता है। नहीं पता है तो जान लीजिए। इंटीग्रेशन माइनस ए एफ एक्स डी एक्स ऐसा कुछ लिखा होता तब क्या होता? इसकी वैल्यू ऑड फंक्शन में ज़ीरो होती है। ठीक है, राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? राइट आंसर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर 0 रहने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, नो डाउट। चलिए 97 क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए इवन फंक्शन डी एक्स होता है, तो ये इवन फंक्शन में तो जीरो नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स रहता है। यदि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए इवन फंक्शन डी एक्स है तब क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी। ठीक है, इसका, ठीक है, उसमें जीरो होता है, और इस वाले फंक्शन में, इवन फंक्शन में क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी की परिभाषा किसने दी है? कंटिन्यूटी की परिभाषा किसने दी है? न्यूटन ने दी है, वेरस्ट्रस ने दी है, यूलर ने दी है, गॉस ने दी है, किसने दी है? तो याद रखिएगा, वेरस्ट्रस ने दी है। कंटिन्यूटी की परिभाषा किसने दी है?
वेरिस्ट्रस ने दी है, वेरिस्ट्रस, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है बी, कंटिन्यूटी की परिभाषा वेरिस्ट्रस ने दी है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन का जनक है, डिफरेंशिएशन का कौन जनक है? न्यूटन है, लाइबनीज है। तो दोनों हैं, न्यूटन और लाइबनीज दोनों ने मिलकर के डिफरेंशिएशन, ठीक है, तैयार किया है। तो यहाँ पास डिफरेंशिएशन का जनक माने जाते हैं न्यूटन एंड लाइबनीज दोनों। तो यहाँ पास राइट आंसर रहने वाला है बोथ, सी, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कैलकुलस का मूल आधार, फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस इज, मूल आधार क्या है बताइए? लिमिट्स है, मैट्रिक्स है, ग्रुप है, वेक्टर्स है। तो बहुत ही सिंपल है, कैलकुलस में लिमिट्स यूज होती है इसलिए ये लिमिट होगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लिमिट्स। कैलकुलस का मूल आधार लिमिट होगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। तो इस तरह से हमारे पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये एमपी सेट, CSIR नेट और स्टेट एलिजिबिलिटी की किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखे हैं और मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे रिकॉर्ड करूँ और आपके सामने रखूँ। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।